वालेकुम एंड वेलकम अगेन। बूटस्ट्रैप के एक और टॉपिक के साथ आज हम आए हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था नैव बार रिस्पॉन्सिव किस तरह बनाते हैं। नैव बार रिस्पॉन्सिव और ग्रिड सिस्टम हमने देखे थे, दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो कॉन्टेक्ट अस का टॉपिक है और एक फुटर का टॉपिक है। दोनों बहुत इजी टॉपिक हैं और हम लोग फॉर्म बनाना सीख चुके हैं कि हम फॉर्म किस तरह बनाते हैं। हमने कॉन्टेक्ट अस भी क्रिएट किया हुआ है, तो हम बहुत सारी चीज़ों से फेमिलियर हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में एक चीज़ रह गई थी जो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन एंड में नहीं बता पाया। हमने देखा था कि हम यहाँ पर एक क्लास यूज़ कर रहे थे, नेवबार एक्सपेंड एमडी। ये क्या काम करता है? अगर मैं गो लाइव जाऊँ तो मैं दिखाता हूँ इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है। जब तक ये ओपन होगा मैं इसको एसएम कर देता हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्टेक्ट अस, तो ये भी हम देखेंगे। इसको भी ओपन कर लेते हैं और इसकी CSS की फ़ाइल भी ओपन कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट अस क्लोज करते हैं। ठीक है, लाइव प्रीव्यू हमारे पास ओपन हो रहा है। लाइव प्रीव्यू मैंने बताया था कि कुछ इश्यूज़ हैं विजुअल स्टूडियो के भी लाइव एक्सटेंशन के साथ, इसलिए थोड़ा ये टाइम ले रहा है। ओके, जब तक ये लोड हो रहा है, इन द मीन टाइम हम देख लेते हैं कि हमने आज कॉन्टेक्टर्स बनाना सीखना है। तो हमें पता है कि मेटा के टैग क्या काम करते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर हमें बनाना आता है, और हमें पता है हमने ये बूटस्ट्रैप के लिंक किस तरह से यहाँ पर लगाए हैं, और नीचे जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज ऐड की हैं, इनके लिंक्स कहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो जब हम कॉन्टेक्टर्स का पेज बनाते हैं तो हम फॉर्म का टैग बना के काम करते हैं, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है। यूज़र से इनपुट लेना है तो हम फॉर्म का टैग बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एक क्लास यूज़ करी है, क्लास कंटेनर। कंटेनर की क्लास क्या काम करती है ये हमें पता है। ठीक है, और ये हमने कर दिया है बीजी लाइट। बीजी लाइट क्या काम करता है कि हमारा जो फॉर्म का जो बैकग्राउंड है उसको, बैकग्राउंड कलर्स को डिफाइन करता है। हमारा लाइव प्रीव्यू ओपन हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक्सपेंड एसएम कर दिया। ठीक है, मैं वापस इसको एमडी कर देता हूँ। ओके, ये जो बटन यहाँ शो हो रहा है ये हमारा मीडियम स्क्रीन पे शो हो रहा है। जो टॉगल का जो बटन है वो हमारा मीडियम स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से एसएम कर दूँ तो ये जो हमारा बटन है ये अब स्मॉल पे जाके शो होगा, मीडियम पे शो नहीं होगा। देखिए यहाँ से हट चुका है। अब मैं अगर इसको बिल्कुल स्मॉल कर देता हूँ फिर जाके हमारा ये बटन शो होगा। तो ये एमडी और स्मॉल ये काम करता है। इसको मैं वापस एमडी करता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमारी स्क्रीन मीडियम हो, हमारा जो बटन है वो टॉगलर है वो शो हो जाए, ताकि हमारी जो मेन्यूज़ हैं, नेविगेशन बार हैं, वो आपस में मर्ज ना हो। क्योंकि अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ तो हमारी जो नेविगेशन बार है वो थोड़ी सी मैसी हो रही है। ये देखिए, इस वजह से इसको मैंने एमडी रखा हुआ है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि आज हमने कवर करना है। इसको मैं लाइव प्रीव्यू को क्लोज़ कर देता हूँ इसके लिए, और फॉर्म डॉट HTML के लिए इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, हमने फॉर्म का टैग बनाया हुआ है और उसके अंदर हमने क्लास दी हुई है कंटेनर और बीजी लाइट। बीजी लाइट कलर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें एक HTML का टैग बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने अपनी हेडिंग दी हुई है कॉन्टेक्टर्स की। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा था कि CSS का फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, तो CSS का जो काम है वो काफ़ी हद तक आसान कर देता है।
अगर मैं इसको कॉन्टैक्ट इसको मैंने अलाइन करना है, सेंटर में करना है, तो मैं पहले CSS में जाता, वहाँ पर जाके क्लास को टारगेट करता, फिर उसको टेक्स्ट सेंटर करता। लेकिन क्योंकि हम यहाँ बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो हम बूटस्ट्रैप की क्लास टेक्स्ट सेंटर यूज़ करके अपने इस कॉन्टैक्ट अस को सेंटर कर सकते हैं, और यही हमने किया है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने फॉर्म में जो है वो किस तरह से चीज़ें एंटर कर सकते हैं, मतलब एक उसको फॉर्म की शक्ल दे सकते हैं ताकि उसमें यूज़र अपना इनपुट दे सके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लास दी हुई है फॉर्म ग्रुप रॉ। ये जो है बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये क्या काम कर रही है कि हमारे जो कंटेनर है, जो हमने कंटेनर है, कंटेनर के अंदर डिफाइन कर रही है कि ये रॉ है, फॉर्म ग्रुप का एक रॉ है। ठीक है। इस रॉ के अंदर काम हो रहा है। इस रॉ के अंदर हमने पहला लेबल बनाया। लेबल के अंदर हमने पहले फॉर फर्स्ट नेम दिया। हमने देखा था फॉर हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ग्रिड सिस्टम हमने पढ़ा था वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। हमारा अगर लाइव, इसको हम अपने पास से ओपन कर लेते हैं। लाइव सेशन, लाइव एक्सटेंशन में कुछ इशू आ रहा है विजुअल स्टूडियो के, जिसकी वजह से प्रीव्यू जो है उसे इतना ओपन नहीं हो पा रहा। कॉन्टैक्ट अस का पेज हमारा लोड हो चुका है। इसमें जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो हमने बीजी लाइट डिफाइन करा हुआ है। ठीक है। ये हमने डिफाइन करा हुआ है बीजी लाइट। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट आ चुका है। अच्छा, फॉर्म रो की जो मैंने बात करी थी, ये जो फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम, ये एक पूरी रॉ है। ये हमने फॉर्म रॉ से डिफाइन की हुई है, फॉर्म ग्रुप रॉ। ये जो हमने डिफाइन करी हुई है, ये डिफाइन करी हुई है कि ये फॉर्म की रॉ है। हर चीज़ को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, सबको रॉ में डिफाइन करा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे फॉर्म में कॉन्टैक्ट रॉ और कॉलम में काम होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये कॉल MD2 जो हमने लिखा हुआ है, ये क्या 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 डिफाइन कर रहे हैं हम इसमें। हमने ग्रिड सिस्टम पढ़ा था। ग्रिड सिस्टम में हम जब काम करते हैं, या ग्रिड सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, तो हम अपने कंटेनर या अपनी जो वेबसाइट होती है उसमें उसके जो मटेरियल होता है उसको कॉलम में डिवाइड करके काम करते हैं, और हमारे पास 12 कॉलम होते हैं। तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया, फर्स्ट नेम जो लेबल है हमारा, इसको कॉल MD2। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो हमारा जो फर्स्ट नेम है ये 4 कॉलम की स्पेस ले लेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ। फर्स्ट नेम ने 4 कॉलम की स्पेस ले ली। हमारा ये फर्स्ट नेम जो इनपुट सेक्शन है ये थोड़ा सा राइट को शिफ्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट नेम पहले 2 कॉलम ले जाता है, अब इसने 4 कॉलम ले लिए। ठीक है। इसको हम वापस 2 कर देते हैं। अच्छा, मैं लाइफ एक्सटेंशन के चक्कर में इसको बार बार रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ। मैंने रिफ्रेश करा तो ये वापस अपनी जगह पर चला गया। उसके बाद हमने एक डिव के अंदर, फॉर्म ग्रुप रॉ की डिव के अंदर एक और डिव बनाई हुई है, जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेना है। इसको हमने डिफाइन किया है कॉल MD12। हमारे पास 12 कॉलम होते हैं, जिसमें से हमने 8 डिफाइन करे, 2 डिफाइन करे हुए हैं लेबल को, और 8 डिफाइन कर दिया हमने अपने इनपुट सेक्शन को। अगर मैं इसको 4 कर दूं तो हमारा 2 और 4 6 होता है। बाकी के 6 कॉलम जो है वो हमारे इस वक्त फ्री हैं। ठीक है। ये हमारा इनपुट का सेक्शन है, ये सिर्फ 4 कॉलम का हो चुका है। ठीक है। मैं इसको वापस सेट कर देता हूँ। अब हमने इसके अंदर कुछ क्लासेस दी हुई हैं, इन क्लासेस को देख लेते हैं। अच्छा, ये कॉल फॉर्म लेबल की जो क्लास है ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, और ये डिफाइन कर रही है कि हमारा जो फर्स्ट नेम है ये एक लेबल है हमारा। ठीक है। फॉर्म का लेबल है। इसके अंदर हमने क्लास दी हुई है फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल क्या काम करता है कि हमारा जो इनपुट है, हम ये बता रहे हैं कि हमारे इसके अंदर जो भी इनपुट होगा वो फॉर्म के अंदर आएगा। हम उस फॉर्म कंट्रोल कर रहे हैं इससे। ठीक है। ID फर्स्ट नेम, ID हमें पता है हम क्यों देते हैं, ID यूनिक होती है। उसके बाद नेम हमने दे दिया फर्स्ट नेम, कि हमने फर्स्ट नेम के लिए इनपुट लेना है। ठीक है। और प्लेस होल्डर हमने फर्स्ट नेम लिख दिया, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये शो हो रहा है फर्स्ट नेम। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, वापस 8 कॉलम का हो गया। वापस यहाँ पर आते हैं, और जिस तरह हमने फर्स्ट
रॉ के लिए देखा, काम करा। अब हम बाकी की रॉज के लिए भी सेम काम कर रहे हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए बिल्कुल सेम काम हो रहा है, तो बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट में हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम दो चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहले वही कॉन्टैक्ट फॉर्म रो वाला काम कर रहे हैं, सॉरी फॉर्म ग्रुप रो वाला काम कर रहे हैं। उसके अंदर एक लेबल बना रहे हैं और उस लेबल में बता रहे हैं फॉर टेलम कॉलम 12। मतलब हम कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारी स्क्रीन का साइज स्मॉल हो, तुम पूरे 12 कॉलम ऑक्यूपाई कर लो, और मीडियम के लिए 2 कॉलम ऑक्यूपाई कर लो। ठीक है, मीडियम और लार्ज के लिए यहाँ हमने एम लिखा है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट लार्ज के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। और ये जो है हमारा स्मॉल डिवाइस के लिए, कि जैसे ही हमारी स्मॉल पे जाइए, मैं इसको अगर स्मॉल कर दूँ तो हमारा कॉन्टैक्ट जो है टैग जो है इसने 12 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिए हैं। अगर हम देखें तो हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ने भी 12 कॉलम ऑक्यूपाई कर लिए हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है बूटस्ट्रैप की वजह से। इसको हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब इसके अंदर हमने एक डिव बनाई, फॉर्म ग्रुप रॉ के अंदर एक और डिव बनाई, जिसको हमने कहा कि स्मॉल डिवाइसेस पे 5 कॉलम लेने हैं और मीडियम डिवाइसेस पे 3 कॉलम लेने हैं आउट ऑफ 12। उसके अंदर हमने एक इनपुट दे दिया, इनपुट टेल क्लास फॉर्म कंट्रोल एरिया कोड। अच्छा, जब हम कॉन्टैक्ट इन्फो ले रहे हैं तो हम दो तरीके से कॉन्टैक्ट इन्फो ले रहे हैं। सबसे पहले एरिया कोड मांग रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का एरिया कोड +92 होता है, इंडिया का +91 होता है। इसी तरह हम एरिया कोड अलग मांग रहे हैं और टेल नंबर मतलब फ़ोन नंबर अलग मांग रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो डिव डिफाइन करी है, एक डिव ये और एक डिव ये। ठीक है, इसका हमने कॉलम रखे हैं 5, इसका रखे हैं 7 और 5 12। मीडियम के लिए 3 इसको डिफाइन किए हैं और 5 इसको डिफाइन किए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं तो ये देखिए, ये जो हमारा जो एरिया कोड है वो 5 ले रहा है, और जो हमारा नंबर है जहां हमें रियल नंबर देना है वो 7 कॉलम रहा है। ये डिव यहाँ पर क्लोज हो गई, और ये फॉर्म ग्रुप वाली डिव है जो कि यहाँ पर क्लोज हो रही है। अब हमने एक और फॉर्म ग्रुप की डिव बनाई, इसके अंदर हमने ईमेल लिया है यूज़र से, सेम काम किया है जो कि हम टेक्स्ट के लिए काम कर रहे थे। बस हमने यहाँ पर नेम में नेम ईमेल आईडी लिख दिया है, आईडी में ईमेल आईडी लिख दिया है, बाकी सब हमारी चीज़ें सेम है। टाइप में हम ऊपर टेक्स्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमने ईमेल कर दिया है। यहाँ पर हम टेक्स्ट ले रहे थे, यहाँ भी हम टेक्स्ट ले रहे थे, और यहाँ पर हमने इसको ईमेल कर दिया है कि टाइप जो होगी वो ईमेल होगी। यहाँ पर हमने टेलीफोन के टेलीफोन टाइप होगी। टेलीफोन टाइप देने का मतलब है कि नंबर इनपुट लेगा खाली। उसके बाद हमने नीचे एक और फॉर्म ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमने यूज़र से फीडबैक मांगा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, फीडबैक मांगा हुआ है तो हमें वहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने लेबल बनाया, लेबल हमने उसी तरह बनाया है, लेबल हम ऊपर भी देख चुके हैं। हमने उसको कॉलम डिफाइन कर दिए हैं 2 कॉलम उसने लिए हुए हैं 2। अगर हम इसको देखें यहाँ पर, इसने भी 2 कॉलम लिए हैं, सब कितना 2 कॉलम इसने भी लिए हुए हैं। उसके बाद हमने एक और डिव बनाई जो कि टेक्स्ट एरिया है हमारा, उसको हमने 8 कॉलम डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस बिल्कुल स्मॉल डिवाइस पे देखें तो ये पूरे 12 कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन लार्ज और मीडियम के लिए ये 8 कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे ही स्मॉल में गए 12 कॉलम ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन मीडियम और लार्ज के लिए ये 8 कॉलम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, उसके अंदर हमने आईडी दी थी फीडबैक, नेम फीडबैक और रॉस। रॉस हमने किया देखी थी पहले भी कि अगर मैं रॉस को 4 कर दूं खाली, तो हमारा जो ये टेक्स्ट का एरिया ये कम हो जाएगा। ये टेक्स्ट का एरिया जो है ये कम हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारा टेक्स्ट का एरिया कम हो गया। तो रॉस ये काम करती हैं। जाहिर सी बात है, हमने यूज़र से इनपुट लेना है और उसमें कुछ टाइप करवाना है, तो हम टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया का टैग हम देख चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप की सिर्फ क्लासेस कवर करनी है। HTML का जो बेसिक कोर्स था वो हम कर चुके हैं। ये डिव क्लोज करने के बाद हमने एक और डिव बनाई जो कि हमारा सबमिट का बटन है। अच्छा, इस सबमिट का जो बटन है ये भी बूटस्ट्रैप की मदद से हमने बनाया हुआ है।
जब हम बटन के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये बटन की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक गो थ्रू कर देता हूँ इससे बटन के क्लासेस से। सबसे पहले हमने डिव बनाई, उसके अंदर हमने क्लास ऑफसेट MD2 कॉल MD8। अच्छा, ये ऑफसेट MD2 हमने क्यों यूज़ करा है? अगर मैं इस ऑफसेट MD2 को हटा दूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारा जो बटन है वो इस लाइन में चला गया है। तो इसलिए हमने इसको ऑफसेट MD2 देने का मतलब ये है कि हम अपने बटन को लेफ़्ट से शिफ्ट करवा रहे हैं 2 कॉलम। ठीक है, ऑफसेट शिफ्ट करवाता है। अगर मैं सिर्फ इसको ऑफसेट 2 भी कर दूँ, सेम इफेक्ट रहेगा। ठीक है, और जैसे ही हम स्मॉल में जाते हैं तो स्मॉल में ये हो रहा है। तो इसलिए हमने मीडियम यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि जब सिर्फ मीडियम हो या लार्ज हो तभी ये ले टू ऑफसेट, जब ये स्मॉल डिवाइस पे चला जाए तो ये ऑफसेट ख़त्म कर दे। तो इसलिए हमने यहाँ पर मीडियम यूज़ किया हुआ है, MD यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने बटन का टैग बनाया। बटन का टैग से हमें पता है बटन का टैग क्या काम करता है। बटन का टैग हमें बटन जनरेट करके देता है। ठीक है, टाइप सबमिट। यहाँ पर हमने क्लास यूज़ करी हुई है BTN डार्क। अगर मैं इस क्लास को ही हटा दूँ यहाँ से तो हमारा बटन कुछ इस तरह दिखेगा, जो कि नॉर्मल बटन HTML यूज़ करके बनता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस क्लास को लगा देते हैं जो कि बूटस्ट्रैप की, मुझे यहाँ टाइप करना पड़ेगा क्लास BTN डार्क। मैंने क्लास यूज़ कर दी है, हमारा बटन जिस दिख रहा है। बूटस्ट्रैप की क्लास है ये, और बूटस्ट्रैप की क्लास बटन बनाने में और उसको स्टाइल करने में मदद देती है। अगर मैं इसको चेंज करके प्राइमरी कर दूं तो इसका कलर हम देखेंगे चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। कलर हमने नेविगेशन बार में भी देखे थे कि कलर कौन कौन से होते हैं हमारे पास। मैं इसको इन्फो भी कर सकता हूँ, कलर चेंज हो गया। मैं इसको डेंजर भी कर सकता हूँ, डेंजर पे रेड हो जाएगा। हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, और ये बूटस्ट्रैप के प्री डिफाइन क्लास है एक तरह से। ये कलर भी एक क्लास है। इसको मैं वापस डार्क कर रहा हूँ क्योंकि हमें डार्क बटन चाहिए, और बटन के अंदर हमने सेंड फीडबैक लिख दिया कि फीडबैक देने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। ऑब्वियसली क्योंकि ये भी फॉर्म किसी वेबसाइट के साथ अटैच नहीं है, तो अगर हम सेंड फीडबैक करते हैं तो इससे कोई इशू नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ यूज़ नहीं करी हुई रिक्वायर्ड की। तो रिक्वायर्ड वाली जो चीज़ है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप से काम कर रहे हैं तो, और इस वक्त क्योंकि हम सैम्पल एक कॉन्टेक्ट इसका बनाने का देख रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है हम रिक्वायर्ड का यूज़ करें, लेकिन आप चाहें तो इसमें रिक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायर्ड हम इस तरह यूज़ करते हैं कि जो हमारा इनपुट का सेक्शन है, इसमें प्लेस होल्डर के बाद हम रिक्वायर्ड लिख देते हैं। ये देखिए, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। रिक्वायर्ड लिखने से ये फ़ायदा होता है, जब तक हमारा सबमिट नहीं हुआ, जब तक हमने फर्स्ट नेम नहीं लिखा हुआ। ये हम सब में दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ हमने फर्स्ट नेम में दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। हम फॉर्म का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें हमने थोड़ी सी CSS भी यूज़ करी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी यूज़ की हुई है। मैंने पैडिंग दी हुई है 100px। पैडिंग क्या है कि इस फॉर्म के अंदर जो ये राइट से थोड़ी सी पैडिंग आ रही है, ये 100px। पैडिंग टॉप मैंने 50px दी हुई है। कॉन्टैक्ट से ऊपर जो आपको पैडिंग नज़र आ रही है ये पैडिंग टॉप है। मार्जिन हमने 50px दी हुई है। ये हमें अपने फॉर्म के बाहर जो एरिया नज़र आ रहा है, वाइट एरिया, ये हमने इसकी मार्जिन दी हुई है 50px। बॉर्डर हमने 1px सॉलिड ग्रे रखा हुआ है, और बॉर्डर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो बेसिक बहुत आसान सी हमने CSS में यूज़ करी हुई गई। CSS हमने देखें कोई ज़्यादा यूज़ नहीं की हुई, सिर्फ एक लाइन की CSS यूज़ की हुई है। और देखें हमारे जो फॉर्म का जो कॉन्टेक्टस का पेज है वो बन चुका है, और ये फुली रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको स्मॉल में ले जाऊँ तो ये कुछ इस तरह शो होगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है बूटस्ट्रैप यूज़ करने का कि हम कितनी आसानी से चीज़ें अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फुटर का, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
फुटर बनाने के लिए हमने सबसे पहले टैग यूज़ किया हुआ है फुटर का, और उसको आईडी दी हुई है फुटर की। अच्छा, फुटर में मैंने CSS थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करी हुई है। वो इसलिए कि जब मैंने ये फुटर जनरेट करा था तो मैंने अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए जनरेट करा था। तो पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए जब आप जनरेट करते हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो बनवा रहा होता है आपसे वेबसाइट, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए आपको अपनी कस्टम CSS भी यूज़ करनी पड़ती है। तो इसलिए इसके अंदर मैंने कस्टम CSS यूज़ करी हुई है। वो मैं आपको दिखा दूंगा और समझा भी दूंगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करी है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फुटर आईडी दी हुई है फुटर, जो कि हमने अपनी CSS अप्लाई करने के लिए दी हुई है। ये कोई बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लास नहीं है। फुटर टॉप जो है बूटस्ट्रैप की क्लास है, और ये डिफाइन करती है कि फुटर टॉप हम जनरेट कर रहे हैं। फुटर टॉप जनरेट कर रहे हैं मतलब एक कॉपीराइट होता है, एक उसके ऊपर टॉप होता है। तो हम ये बता रहे हैं कि हम फुटर का टॉप जनरेट कर रहे हैं। उसके अंदर हमने कंटेनर दिया हुआ है। कंटेनर इसलिए किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो जितना भी फुटर के अंदर टेक्स्ट है वो सब बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट लेकर, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट ले, तो हम कंटेनर में काम करते हैं। ठीक है, कंटेनर और कंटेनर फ्लोट का हम पहले भी कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, तो मुझे इसकी आई थिंक डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर इसको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ताकि जिसको क्लियर नहीं है उसको भी क्लियर हो जाए। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। और इसको हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक नई चीज़ आपको कि क्लास मैंने रॉ डिफाइन करी है। तो हमने अपने फॉर्म में भी देखा, अपने कॉन्टेक्ट्स में पेज में भी देखा कि हम रोज़ और कॉलम में काम करते हैं। हमारी जो वेबसाइट का पेज होता है वो रोज़ और कॉलम में डिफाइन होता है। तो कॉलम्स जो होते हैं वो हर रॉ के 12-12 कॉलम होते हैं। ठीक है, हर रॉ में 12 कॉलम होते हैं। हम जो पिछले टॉपिक में फॉर्म ग्रुप रॉ लिख रहे थे, वो इसलिए लिख रहे थे हम हर रॉ का अलग अलग काम कर रहे थे, और हर रॉ में अलग अलग कॉलम डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिव है बिल्कुल। देखिए, अगर मैंने कंटेनर फ्लूट कर दिया तो हमारा जो ये सारा टेक्स्ट है ये बिल्कुल बॉर्डर से जाके चिपक गया। अगर मैं इसको कंटेनर कर दूं तो ये मार्जिन लेफ़्ट ले लेगा, इसने मार्जिन लेफ़्ट ले लिया, और यहाँ से मार्जिन राइट भी आ रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारे पास, क्योंकि यहाँ टेक्स्ट नहीं है तो हमें शो नहीं हो रही। उसके बाद हमने रॉ लगाई। ठीक है, रॉ के अंदर हम सारा काम करेंगे, क्योंकि ये वाली जो डिव है हमने यहाँ पर क्लोज की है अपने सारे जो एरिया उसको कवर करने के बाद। और फिर आखिर में अलग से कॉपीराइट के लिए हमने कंटेनर यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम फुटर टॉप में क्या काम कर रहे हैं। फुटर टॉप की जो डिव है हमारी कॉपीराइट से पहले वो क्लोज हो रही है। कंटेनर ये जो हमारा यहाँ से हमारा कॉपीराइट शुरू होता है, ये जो हमारा कॉपीराइट का सेक्शन है, इससे पहले हमारी फ़ोटो टॉप की डिव ख़त्म हो रही है। तो इसका यहाँ से हमें अंदाज़ा हो ही रहा है कि हम कॉपीराइट के अलावा जो भी काम करते हैं हम फ़ोटो टॉप के अंदर काम करते हैं। रॉ के अंदर हमने एक और डिव बनाई जिसको हमने कॉलम LG3 दिया, MD6 दिया। हमने कहा कि भाई हम जो भी इस डिव के अंदर काम करेंगे, ये डिव हमारी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है। इस डिव के अंदर जब भी स्क्रीन का साइज़ लार्ज हो तो 3 कॉलम में काम हो, और जब मीडियम हो तो 6 कॉलम में काम हो। और ज़ाहिर सी बात है हमने स्मॉल के लिए यहाँ डिफ़ाइन नहीं करा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 12 कॉलम ऑक्यूपाई कर लेगा, उसको हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप जब भी आप यूज़ करते हैं तो इसका यही फ़ायदा होता है कि आप जो ये फुटर टॉप दे रहे हैं, फुटर टॉप और ये फुटर कॉन्टैक्ट जो आप दे रहे हैं, ये क्लासेस यूज़ करने का फ़ायदा ही ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद से चेंज करनी पड़ती हैं, जैसे मैंने मीडियम के लिए कॉलम डिफ़ाइन कर दी है, लार्ज के लिए कॉलम डिफ़ाइन कर दिए हैं। उसके अंदर आके मैंने एक स्ट्रॉन्गर टैग यूज़ करा है। स्ट्रॉन्गर टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। उसके अंदर मैंने एक ये आई का जो टैग लगाया हुआ है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये एक अलग चीज़ है और हम इसी में कवर करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा एंड में देखेंगे। एंड %NBSP स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना स्ट्रॉन्गर टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद हेड ऑफिस, और ये हमने एड्रेस लिख दिया, हैदराबाद, चौरंगी, कराची, पाकिस्तान। ठीक है, ये हमने अपना एड्रेस यहाँ पर शो कर दिया, जो कि हमारा ये शो हो रहा है। ठीक है, हेड ऑफिस लिखने के बाद मैंने BR का टैग यूज़ करा था, तो इसलिए लाइन ब्रेक हो गई है यहाँ पर। कराची के बाद मैंने BR का टैग यूज़ नहीं करा, तो हमारी लाइन ब्रेक क्यों हो रही है। यहाँ पर सवाल जो उठता है वो ये उठता है। ठीक है, अभी जो हमारा ये नंबर है ना,
ये भी ब्रेक हो रहा है, तो ये क्यों ब्रेक हो रहा है ये भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये पूरी डिफ के अंदर काम क्या कर रहे हैं पहले देख लें। हमने यहाँ पर सारे स्ट्रॉन्ग के टेक के अंदर काम किया हुआ, क्योंकि हम चाह रहे हैं जितना भी हमारा टेक्स्ट है वो सब बोल्ड हो जाए। हमने यहाँ पर 4 मोबाइल नंबर लगाए हुए हैं और एक ईमेल आईडी लगाई हुई है, मतलब ईमेल के लिए हमने सेक्शन बनाया हुआ है। तो ये हमारा ईमेल है, ये इस कंपनी का ईमेल है। यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ था, लेकिन मैंने क्योंकि इसको मैं पब्लिक नहीं कर सकता था, तो मैंने यहाँ पर इन्फो एट एग्जाम्पल लिख दिया, वरना यहाँ पर कंपनी का ईमेल था। ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्पेस देने के लिए ये 2 यूज़ करे हुए हैं, NBSP, और उसके बाद दूसरा नंबर दिया हुआ है। हमने यहाँ पर BR का टैग यूज़ नहीं करा हुआ, लेकिन फिर भी हमारा जो नंबर है वो लाइन ब्रेक कर रहा है। लाइन ब्रेक तो मैंने बिल्कुल नंबर्स के एंड में लिखा हुआ है, तो अगर लाइन ब्रेक हो तो यहाँ 90 के बाद हो, जो कि हो रही है। लेकिन यहाँ से क्यों हो रही है लाइन ब्रेक, वो हम देखते हैं अभी। इसके अंदर हमने बेसिक फ़ोन नंबर दिए हुए हैं और एक ईमेल लिखा हुआ है। ईमेल लिखा हुआ है, बेसिक HTML वाली चीज़ की हुई है, तो इसके अंदर हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई क्यों हमने यूज़ किया हुआ है और ये क्या काम कर रहा है, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको LG को 4 कर देता हूँ कि जब भी हमारी स्क्रीन का साइज लार्ज हो, ये जो हमारे डिफ के अंदर सारा काम हो रहा है ये 4 कॉलम ऑक्यूपाई कर ले। तो अब देखिए ये जो ब्रेक हो रहा है ना, ये देखिए ये इस वजह से ब्रेक हो रहा था, क्योंकि हमारा जो सारा टेक्स्ट था ना वो सिर्फ 3 कॉलम ऑक्यूपाई कर रहा था, 3 कॉलम से बाहर वो नहीं जा रहा था, इसकी वजह से लाइन ब्रेक कर रहा था। जैसे हमने इसको कॉलम 4 करा, हमारा जो सब टेक्स्ट है ये अब कॉलम 4 में आ गया है, तो पाकिस्तान की जगह भी बन गई, और इस जो आधा नंबर जो हमारा सेकेंड लाइन में शिफ्ट हो रहा था इसकी भी जगह बन गई, तो ये भी इसमें एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने खुद से LG 3 रखा हुआ था, ताकि ये आपको कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से भी क्लियर कर सकूँ। नाउ हमने ये एक और डिव बनाई हुई है जिसके अंदर हमने यूजफुल लिंक्स रखे हुए हैं, और इसको हमने डिफाइन किया हुआ है कि जब स्क्रीन के साथ लार्ज हो तो 2 कॉलम ऑक्यूपाई कर ले, मीडियम के लिए 6 कॉलम ऑक्यूपाई कर ली। और ये फुटर लिंक की हमने एक क्लास डिफाइन कर दी है, जो कि इसको बता रही है हमारे ब्राउज़र को कि ये लिंक्स हैं इसमें। इस वक्त लिंक्स हमने कोई भी नहीं लगाए हुए, लिंक्स थे यहाँ पर, मैंने हटा दिए हैं वो लिंक्स भी, क्योंकि मैं उनको शो नहीं कर सकता था, ठीक है। तो हम अपनी वेबसाइट में इस तरह से लिंक्स भी शो करा सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट चीज़ हमने इसमें की हुई है वो है अपने जो सोशल आइकन्स होते हैं वो हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं कनेक्ट विद अस लिखकर। कनेक्ट विद अस लिखा H4 में, ठीक है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है कनेक्ट विद अस, और उसके नीचे अपने ये 4 एंकर टैग के अंदर अपने आइकन शो करवा दिए, ठीक है। सबके एंड में हमने ये यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हम लाइन ब्रेक तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं हमारे हर आइकन के बाद एक स्पेस आए, तो एक स्पेस के लिए हमने ये चीज़ यूज़ करी हुई है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ना कॉपीराइट देखते हैं, और उसके बाद ये आइकन वाली बात पे आते हैं कि ये आइकन क्या है, किस तरह यूज़ होते हैं, और किस तरह इनको अपनी वेबसाइट में हम यूज़ करते हैं, और ये क्यों यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी वजह ये हमारी फोटोटॉप की जो डिव है वो यहाँ पे एंड हो रही है। यहाँ पर हमने एक और डिव ओपन करी कंटेनर के नाम से, और उसके अंदर हमने अपनी एक और डिव ओपन करी जिसकी हमने क्लास दी थी कॉपीराइट, और उसके अंदर हमने लिख दिया कॉपीराइट एम्परसेंड का साइन और कॉपी। ये क्या काम करता है, ये जो हम ये छोटा सा सी देख रहे हैं गोल दायरे के अंदर, इसको जनरेट करता है। इसको एस्केप करेक्टर भी कहते हैं, 2020 वेब डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ हमने अपना फुटर का टैग क्लोज कर दिया। अब देखते हैं ये आइकन क्यों यूज़ होते हैं और आइकन हम किस तरह यूज़ करते हैं। आइकन इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इमेज यूज़ करता हूँ, यहाँ मैं अगर इमेजेस यूज़ करता हूँ, यहाँ भी इमेजेस यूज़ करता हूँ, तो इमेजेस काफ़ी दफ़ा जो है लोड होने में काफ़ी टाइम लेते हैं, तो हम उसकी जगह आइकन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि आइकन्स जो है बहुत आराम से और बहुत फास्ट लोड हो जाते हैं। आइकन अब हम यूज़ किस तरह करते हैं अपनी वेबसाइट में, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट ऑसम आइकन CDN, ठीक है। हमने ये CDN लिखा। अब हमारे पास एक URL जनरेट हो जाएगा। जिस तरह हम बूटस्ट्रैप के लिए URL अपनी वेबसाइट में लगाते थे, इस तरह हम आइकन्स के लिए एक लिंक आएगा हमारे पास। ये लिंक जो हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट के हेडर टैग के अंदर बूटस्ट्रैप के टैग के नीचे, बूटस्ट्रैप का टैग, उसके नीचे फॉन्ट ऑसम और उसके नीचे हमारी कस्टम CSS की फाइल, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये याद रखने वाली चीज़ है कि ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर हमारा आगे पीछे होगा तो हमारी वेबसाइट की स्टाइलिंग में फ़र्क पड़ सकता है।
यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम आते हैं फॉन्ट ऑसम ओपन करते हैं। यहाँ से हमने अपने फॉन्ट्स उठाने, fontawesome.com, इसको आप सर्च करेंगे, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट में कोई भी फॉन्ट को लगा सकते हैं। फॉन्ट लगाना बहुत इजी काम है और बहुत सिंपल काम है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप बाकी को खुद समझ जाएंगे कोड दिक्कत जब मैं आपसे कोड शेयर करूंगा कि किस तरह से बाकी के लग रहे हैं। यहाँ तो तकरीबन सेम है। फ़ोन एनवेलप, एनवेलप हमने यूज़ किया है क्योंकि हम ईमेल लगा रहे हैं, ईमेल यूज़ कर रहे हैं, तो ईमेल के लिए हमने एनवेलप को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ ये हमारी ओपन हो चुकी है। क्योंकि ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि फ़ॉन्ट ऑसम 6 जो है आने वाला है और वो जो है पेएबल होगा। अभी तक जो है ये फ्री है, लेकिन अब जो इसका नया वर्जन आएगा वो पेएबल होगा। हम यहाँ पर आइकन स्टाइल में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पहले तो सर्च करने का ऑप्शन सामने शो हो जाता था। यस, क्योंकि ये अपडेट के शायद न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये लिंक जो है कहीं और रिडायरेक्ट हो गया था। ये देखिए, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट्सअप। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप लिखा तो मुझे जो है व्हाट्सअप के लिए यहाँ से आइकन मिल जाएगा। यहाँ पर मेरे पास व्हाट्सअप के लिए आइकन शो हो चुके हैं। मेरी मर्ज़ी है मैं अपनी वेबसाइट पे जौन सा भी आइकन लगाना चाहूँ। मैं अगर ये लगाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। आई थिंक मेरा इंटरनेट ज़्यादा ही स्लो है या कुछ और इशू है। आई थिंक इंटरनेट का इशू है। यहाँ पर हमारे पास ये शो हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी एचटीएमएल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये कॉपी हो जाएगा। जैसे ही ये कॉपी होगा मैं इसको अपनी वेबसाइट पे आके, इसे अगर मैंने यहाँ पर लगाना है, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। इसको मैंने हटाया और मैंने यहाँ पर आके कंट्रोल जैसी वी करा, हमारे पास ये शो हो गया। इसको मैं फ़ा कर देता हूँ क्योंकि फ़ा जो है वो हमारे पास सपोर्ट करेगा। हमारे पास व्हाट्सएप का जो आइकन है वो यहाँ पर शो हो चुका है। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी आइकन यहाँ से सर्च करके करके सिंपली अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आइकन शो नहीं हो तो मैं स्क्वाड लिखा हुआ तो मैंने इसको सिर्फ व्हाट्सअप कर दिया तो हमारे पास आइकन शो हो गया। तो थोड़ी सी चेंजिंग आप खुद देख सकते हैं। आई थिंक क्योंकि ये अपडेटिंग की वजह से कुछ गड़बड़ है। मैंने जो यहाँ पर लिंक यूज़ किया हुआ है वो वर्जन 4 का है, वर्जन 4 का लिंक है। और क्योंकि अभी अपडेटिंग जा रहा है तो आई थिंक ये फॉन्ट ऑसम 6 जो इसकी अपग्रेडेशन हुई है इसकी वजह से आइकन के जो लिंक हैं वो चेंज हुए हैं। तो इसका CDN भी चेंज होगा, लेकिन CDN क्योंकि मेरे पास 4 वर्जन का है तो उसमें वही आइकन काम करेगा जो कि 4 वर्जन का होगा। ठीक है, तो ये आप चेंजिंग करके देख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आई होप कि आपको आइकन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि हम अपनी फाइल में, अपनी वेबसाइट में आइकन के टैग किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसकी CSS पे, जो कि हमने CSS यूज़ करी हुई है। सबसे पहले मैंने अपनी फुटर की आईडी को टारगेट किया हुआ है। मैंने कहा था कि हमने जो फुटर की आईडी बनाई है ये अपनी कस्टम स्टाइलिंग के लिए बनाई है। तो हमने यहाँ पर इसको कस्टम स्टाइलिंग क्या दी, हमने इसका बैकग्राउंड कलर रखा ब्लू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो हमें जो बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है ये हमारा ब्लू बैकग्राउंड कलर है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ
ठीक है, हटा दिया मैंने। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ब्लू किया हुआ है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ से कंट्रोल ना हो, और मैं इसको बूटस्ट्रैप से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने ये वेबसाइट किसी के लिए बनाई थी तो उसकी कस्टम डिमांड्स थी, जिसकी वजह से ये चेंजेस करनी पड़ी। तो मैं यहाँ पर आके क्लास लिखता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ बीजी सक्सेस। ग्रीन कलर चाहिए मुझे, ये ग्रीन हो चुका है। ठीक है, तो हमने कस्टम सी एस एस हटा दी। पैडिंग 0030px 0, ये 30 जो है लेफ़्ट से, तो मैं इसको ये जीरो जो है टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, ये टॉप ये बॉटम ये लेफ़्ट ये राइट। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल करते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसको सिर्फ लेफ़्ट कर दूँ, लेफ़्ट, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। ये देखिए, आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हुई। मैं इसको जो चीज़ थी वही रख देता हूँ। ठीक है, बेसिकली जो है थर्ड पैडिंग 30 जो है ये हमारी 30px है। यहाँ हम इसको बढ़ा के देख लेते हैं, हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हमारी जो रियल पैडिंग है वो कहाँ से आ रही है। मैं इसको 80 कर देता हूँ, तो अब हम देखते हैं हमारी पैडिंग कहाँ से बढ़ चुकी है। अच्छा, ये जो नीचे जो पैडिंग आ रही है, ये पैडिंग बॉटम की बात हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ तो हमारी वेबसाइट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा क्योंकि मैंने कॉपीराइट को पैडिंग टॉप दी हुई है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको पैडिंग टॉप दी हुई है, बल्कि मैं इसको यहाँ से पूरी हटा देता हूँ। पैडिंग 10px टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने टेक्स्ट लाइन यहाँ सेंटर यहाँ से कंट्रोल किया हुआ है। मैं चाहूँ तो इसको बूटस्ट्रैप क्लास के साथ भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये नाइस लग रहा है काफ़ी, और ये सेंटर में भी आ चुका है। तो मैं इसको सेंटर को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं जाता हूँ अपनी index.html की फ़ाइल में और वहाँ से इसको कंट्रोल करता हूँ, ताकि आपको ये बात और क्लियर हो कि हम बूटस्ट्रैप से कितनी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट सेंटर कर दिया मैंने इसको। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ भी फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी मैंने पैडिंग भी हटा दी है, क्योंकि पैडिंग जो है हमें ज़रूरत नहीं है। पैडिंग जो हमारी कंटेनर की वजह से, ये जो हमारी जो मार्जिन आ रही है कंटेनर की वजह से आ रही है, तो इसको हमें पैडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एलाइज ब्लू कलर किया हुआ है मैंने, एलाइज ब्लू। ये जो कॉपीराइट का कलर है वो ये कलर डिफाइन कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो देखते हैं हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्लैक कलर है। इसको मैं वापस कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये वापस से वाइट कलर हो जाएगा। मतलब एलाइज ब्लू लिखा हुआ है लेकिन है वाइट टाइप का कलर। फ़ॉन्ट साइज़ 14px, जो कॉपीराइट जो इसका जो, आई थिंक इसको भी चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस तरह बताने में क्लियर नहीं होती। मैंने 28 कर दिया है, तो हमारा जो सारा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो सब बड़ा हो चुका है, कॉपीराइट का भी और ये टेक्स्ट का भी। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैं इसको वापस 14 ही कर देता हूँ, क्योंकि हमारा पहले था। ठीक है, तो हमारा जितना भी फ़ॉन्ट का साइज़ है वो 14 हो चुका है। नाउ अब हमने फुटर टॉप की आईडी को टारगेट किया और उसके अंदर जो क्लास है फुटर टॉप। ठीक है, सबसे पहले हमने फुटर की आईडी को टारगेट किया और उसके अंदर जो क्लास है उसको टारगेट किया। हमने डायरेक्ट फुटर टॉप को टारगेट नहीं किया। सबसे पहले हमने पैडिंग लिखा था, पैडिंग 60px 0, 30px 0। ये तो हमें पता है कि ये पैडिंग बॉटम है। ठीक है, इसको हम जो है 60 की जगह 100 कर देते हैं, ताकि हमें डिफरेंस देखने में आसानी हो। ये जो टॉप से आ रही है ये हमारी 60 है। पैडिंग टॉप जो आ रही है वो हमारी 60 है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये 30 जो हमारी बॉटम है, ये जो बॉटम है हमारी
30 है, ऊपर से जो है वो 60 है। बैकग्राउंड कलर हमने RGB में डिफाइन करा हुआ है। इसके आगे मैंने सेमी कॉलन नहीं यूज़ किया हुआ, सेमी कॉलन हमने लगा दिया। इसके बाद हमने वापस फुटर टॉप की आईडी को टारगेट किया हुआ है। उसके अंदर हमने फुटर टॉप और H4 हमारा क्या है, यूजफुल लिंक्स और कनेक्ट विद अस, ये जो हमारे लिखे हुए हैं ये हमारे H4 के टैग्स हैं। अगर हम यहाँ पर आके देखते हैं, ये देखिए H4 के अंदर हमने यूजफुल लिंक और कनेक्ट विद अस के नेम रखे हुए हैं। कनेक्ट विद अस को रखा हुआ है, उसको हमने स्टाइल दिया। अच्छा, ये भी स्टाइलिंग जो है मैंने कस्टम स्टाइलिंग इतनी ज़्यादा इसलिए की हुई है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स आई थी मुझे उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना था। मैं चाहूँ तो इनमें से कुछ चीज़ें हटा भी सकता हूँ। जिस तरह सबसे पहले हम टेक्स्ट ट्रांसफर, ये जो पोजीशन रिलेटिव है हम इसको हटा सकते हैं, इसका हमारे कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह मैं पैडिंग बॉटम मैंने इसलिए लगाई हुई है कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ कि इसका जो आइकन्स के साथ जो पैडिंग आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी और ये सब ऊपर से ले आएंगे, तो ये भी हमारे इतना मायने नहीं रखता। अगर हम इसको भी हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने अपर केस की हुई है। ठीक है, कलर मैंने वाइट रखा हुआ है, फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड किया हुआ है और फॉन्ट साइज़ मैंने 14 ही रखा हुआ है, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट से मुराद की हमने फुटर टॉप को जो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने फुटर के जो लिंक्स हैं उनको पैडिंग बॉटम दी हुई है 30px, जो हमारे फुटर लिंक्स हैं। अच्छा, फुटर लिंक्स को मैंने पैडिंग बॉटम 30px तो दी हुई है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो इसको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जो फुटर लिंक थे उनको यहाँ से हटा ही दिया है, क्योंकि अभी हमें सिखाते हुए इसकी ज़रूरत नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमने इसको भी हटा दिया। उसके बाद हमने फुटर कॉन्टैक्ट को टारगेट किया हुआ है, जिसमें हमने अपनी नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। इसमें हमने मार्जिन बॉटम और मार्जिन राइट को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मार्जिन बॉटम हमारी क्या है 30px और मार्जिन राइट क्या है हमारी 150px। इसका जो कलर है हमने ग्रे सा रखा हुआ है, ये जो हमारा कलर है ये ग्रे है। अगर मैं इन मार्जिन को हटा देता हूँ यहाँ से तो इसका हम इफेक्ट देख लेते हैं कि हमारे कोड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए, इतना कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा वैसे तो, लेकिन ये देखिए इसको लगाने से बस मार्जिन जो डबल हो रही है, क्योंकि हमने पहले से फुटर टॉप को मार्जिन दी हुई है और इसकी भी मार्जिन है, तो वो डबल हुई 30 हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ से 30 को इसको हटा दूँ तो हमने फुटर टॉप को जो 30 दी हुई है सिर्फ फुटर टॉप 30 जो हमने दी हुई है, ये जो हमने पैडिंग दी हुई है, सॉरी, ये जो हमने पैडिंग दी हुई है और ये जो हमने मार्जिन दी थी, ये दोनों मिला के 60 हो रहे थे। तो जैसे ही मैंने इसको हटा दिया तो ये अब सिर्फ 30 पैडिंग आ रही है, मार्जिन ख़त्म हो चुकी है। इसको मैं वापस कमेंट आउट कर देता हूँ। मार्जिन राइट क्या है, ये जो राइट से मार्जिन ये जो राइट से मार्जिन आ रही है, सॉरी, यूजफुल लिंक और इस कॉन्टेक्ट के दरमियान जो मार्जिन है इसको हमने यहाँ से डिफाइन किया हुआ है 150px। कलर मैंने बता दिया आपको, कलर हमने RGB में लिया हुआ है। इस तरह हमने फुटर कॉन्टेक्ट और पी क्या है हमारे पास, लाइन हाइट 226px। पी क्या है हमारे पास, ये जो हमारे नंबर्स है ना ये हमारे पी के टैग के अंदर है। अगर हम index.html में आते हैं तो हमारे जो नंबर्स है ना, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, CSS में मिस्टेक है। इस पी को हटा दूँ अगर मैं, अब ठीक है। मैं वही कहूँ कि लाइन हाइट इसमें आई भी नहीं है और मैंने डिफाइन की हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पे पी लिखा हुआ था, जो कि अननेसेसरी था क्योंकि हमने पी index.html यूज़ ही नहीं करा हुआ। तो हमने यहाँ पर लाइन हाइट दी हुई है। लाइन हाइट क्या काम करती है कि अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो अब आप फर्क देखिए, ये 26 की px की लाइन हाइट है सबके दरमियान। अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो ये देखिए सब एक साथ जुड़ गए हैं। तो इन सबको अलग करने के लिए हमने लाइन हाइट डिफाइन की हुई थी कि हर लाइन के बीच में 26
इसकी हाइट आ जाए। ठीक है, नाउ अब हमने फुटर सोशल लिंक्स हमारे ये हैं, फुटर सोशल लिंक्स ये, इसके अंदर जो ये आइकन्स है ना, अब अब हमने उनको टारगेट किया हुआ है। ठीक है, फुटर सोशल लिंक्स के अंदर ये जो हमारे आइकन्स हैं व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के, अब हमने उसको टारगेट किया हुआ है और अब हमने उसको सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है रॉयल ब्लू का। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हैं रॉयल ब्लू। मैं इस रॉयल ब्लू को यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है, तो फिर अगर हम कस्टम सी एस का 10,000 यूज़ करेंगे तो फिर उसका मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम जितना हो सकता है बूटस्ट्रैप की क्लासेस से काम करते हैं। मैंने उसको प्राइमरी कर दिया। ओके, दैट्स नॉट लुक गुड। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ से उसको हटा देता हूँ। अच्छा, तो ये जो क्लास मैंने दी है वो गलत जगह दे दी थी, क्योंकि अगर मैं इस क्लास को यहाँ दूँ तो आई थिंक ये काम करेगी। पीजी प्राइमरी, ये देखिए व्हाट्सअप का जो कलर है सबसे अलग हो चुका है। तो अब हम जाते हैं अपने CSS में और इसको वापस हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर रेडियस 50 px दे दिया मैंने इसको, 50% दे दिया। 50% देने का मकसद है कि हमारा जो बॉर्डर है वो राउंड शेप में आ जाए। हमारा जो बॉर्डर है वो राउंड शेप में आ चुका है। अच्छा, मैंने जो है एक में तो दे दी, सब में नहीं दी। अच्छा, मैं सबकी जो है वो अलग अलग दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अलग अलग कलर भी बहुत बता सकूँ, दिखा सकूँ मैं कि कौन कौन से कलर होते हैं। यूट्यूब के लिए डेंजर कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब इसके लिए हम प्राइमरी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होता है। इसके लिए सक्सेस यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का बाय डिफ़ॉल्ट कलर ग्रीन है। इंस्टाग्राम के लिए हम इंस्टाग्राम का कलर जो है वो पिंकिश सा कलर होता है, लेकिन इसमें सब कलर नहीं है। तो हम इसके लिए सेकेंडरी, आई थिंक नहीं सेकेंडरी नहीं, बल्कि इसको हम इन्फो कर लेते हैं, क्योंकि इन्फो अभी तक हमने यूज़ नहीं करा। ठीक है, हमारे सब लिंक्स का कलर अलग अलग हो चुका है। ठीक है, आई थिंक अब ये मोर अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने किसी के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करी थी तो मुझे रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना था। आप इसको अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बॉर्डर रेडियस 50 px दिया हुआ है, वो 50% दिया हुआ है, क्योंकि हम चाह रहे हैं हमारे जो सब लिंक्स के अराउंड है वो राउंडेड बॉर्डर आ जाए। और पैडिंग दी हुई है मैंने 7 px। अगर मैं 7 px को बढ़ा के 10 px कर दूं तो इसका फ़र्क आप देखें, ये रहिए। अब ये बॉर्डर से और स्पेस ले चुके हैं आइकन्स हैं। अच्छा, आइकन्स हमारे काफ़ी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, इन आइकन्स को हम बड़ा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ऊपर रहेगा, ये पहले मैं वो आपको दिखा दूँ। फुटर कॉन्टेक्ट आई, फुटर कॉन्टेक्ट क्या है हमारा, index.html में आते हैं। ये जो हमारे नंबर्स वगैरह हैं फुटर कॉन्टेक्ट, इसके अंदर जो हमने आइकन यूज़ करे हुए हैं, हमने उसको टारगेट करके एक अलग सा कलर दिया, जो कि जाहिर सी बात है मुझे देना पड़ा, लेकिन मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आके सिंपल इसको कलर दे देता हूँ BG सक्सेस। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारा जो ये जो आई थिंक वो जो चीज़ हुई थी वो सही थी, क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर दे रहा है और वो हमने कलर डिफाइन किया था, तो आई थिंक वो चीज़ ठीक थी, उसी को रहने देते हैं हम। जी हाँ, यहाँ मैंने कलर डिफाइन किया हुआ है और कलर मैंने RGB में डिफाइन किया हुआ है। इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, वो बैकग्राउंड कलर कंट्रोल करेगा जो CSS की क्लास है, और हमें जो है आइकन का कलर कंट्रोल करना है। तो ये आइकन का कलर जो है वो हमने चेंज कर दिया। आइकन का कलर हम कुछ भी कर सकते हैं,
अगर मैं इसको ये हटा देता हूँ और मैं इसको सिंपल कोई कलर दे देता हूँ, जैसे कि ब्लू वायलेट, तो हमारे जितने भी आइकन्स हैं उनके कलर चेंज हो चुके हैं ब्लू वायलेट। ठीक है। नाउ सोशल लिंक्स एंकर टैग, सोशल लिंक्स के जो एंकर टैग हैं वो वाइट कलर के हो जाएं। कि क्या है सोशल लिंक्स के एंकर टैग, वो ये हैं। हमने जो सोशल लिंक्स के अंदर अगर हम आए, सोशल लिंक्स ही रहा, सोशल लिंक्स की क्लास ही रही, इसके अंदर जो एंकर टैग है ना, वो एंकर टैग हमारे जो आइकन्स हैं। अगर मैं ये वाइट कलर यहाँ से हटा दूँ, अगर मैं ये वाइट कलर यहाँ से हटा दूँ, तो इसका असर ये होगा कि हमारे जो आइकन्स हैं ना, सब बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू हो जाएंगे, क्योंकि ये एंकर टैग के अंदर है। एंकर टैग के अंदर जो भी चीज़ होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर में होती है, क्योंकि वो क्लिकेबल होती है, लिंक होता है वो एक। तो हमने इसको वाइट कर दिया अपनी मर्ज़ी से, ताकि हमारे जो जितने भी लिंक्स हैं वो वाइट शो हों। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमने काम किया हुआ है अपने कॉपीराइट के ऊपर। कॉपीराइट को हमने टेक्स्ट अलाइन तो हमने वहीं से कर दिया था, बूटस्ट्रैप की क्लासेस करके, और यहाँ हमने सिंपल पैडिंग दी हुई है 10px, जो कि इसकी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह से आ रही है। ठीक है। ये बहुत सिंपल काम है, ये आप समझ चुके हैं। अच्छा, हमने देखा कि हमने जो आई के टैग यूज़ किए हैं, इनके हम फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, इनका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ, बढ़ा सकते हैं हम। सोशल सॉरी फुटर सोशल लिंक्स में आए, यहाँ पर हमने आई को टारगेट किया हुआ है, मतलब अपने आइकन्स को, और यहाँ पर आके हमने लिखा फॉन्ट साइज 25px। ये देखिए, हमारे जितने भी आइकन्स हैं ये लार्ज हो चुके हैं। अच्छा, ये लार्ज तो हो गए हैं, लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि जो आइकन लार्ज हुए हैं, ये इंस्टाग्राम वाला जो है आइकन, ये नीचे क्यों जा रहा है, ये इसके साथ क्यों नहीं आ रहा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर हम index.html में आए और इसको हम देखें, तो हमने लार्ज के लिए सिर्फ 2 कॉलम डिफाइन किए हुए हैं। अगर मैं इसको भी 3 कर दूँ, ठीक है, हमारा जो इंस्टाग्राम का जो अब लिंक है या आइकन है, वो भी इसके बराबर में जा चुका है, क्योंकि हमने कॉलम्स को बढ़ा दिया है। ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है कॉलम, इस तरह से हम अपने कॉलम्स को यूज़ करते हैं, और कॉलम्स का इस तरह से हमारे कोड पे इफेक्ट पड़ता है। ये जो हमने फुटर यहाँ पर बनाया है, ये फुली रिस्पॉन्सिव है। अगर हम इसको स्मॉल डिवाइस के लिए देखें, तो स्मॉल डिवाइस पे ये कुछ इस तरह का शो होगा। ठीक है। अगर हम इसको लार्ज डिवाइस पे, मीडियम डिवाइस पे देखें, तो मीडियम पे कुछ इस तरह का शो होगा। हमारी यूज़फुल लिंक और कॉन्टेक्ट विद अस का जो, कनेक्ट विद अस का जो जो पार्ट है, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और स्मॉल में हमारी सब चीज़ें जो यूज़फुल लिंक्स हैं, हमारी कॉन्टेक्ट इन्फो हैं, और हमारे कनेक्ट विद अस के जितने भी लिंक्स हैं, सब अलग अलग रॉज में चले जाएंगे। ठीक है। ये सब अभी एक ही रॉ में है। मीडियम में कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक रॉ में है, यूज़फुल लिंक और कनेक्ट विद अस दूसरी रॉ में है, और अगर हम स्मॉल में चले जाते हैं, तो हमारे यूज़फुल लिंक, कनेक्ट विद अस और कॉन्टैक्ट की डिटेल सब अलग अलग रॉज में जा चुके हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी कोडिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, एक और बात जो मैंने नोट करी है कि प्रैक्टिस, तो जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जितनी जो मैं आपको शेयर करता हूँ, आई थिंक उस प्रैक्टिस करने से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। मैं यहाँ से बैठ के आपको 1 घंटे का, 1.5 घंटे का जितना भी लेक्चर दूँ, उससे चीज़ें आपको क्लियर तो होंगी, लेकिन जितनी इंसान प्रैक्टिस करता है उससे उसको चीज़ें और क्लियर होती हैं। मैं आपको, मैंने क्या कहते हैं, जब इंट्रोडक्शन का जो हमारी फर्स्ट वाली क्लास हुई थी, जो कि बदकिस्मती से शेयर नहीं हो पाई थी, वो लाइव सेशन था, तो उसमें मैंने आपसे एक बात शेयर करी थी कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। और मैंने एक चीज़ भी ये भी बताई थी कि जब मैंने ये शुरू में चीज़ शुरू करी थी, आज से 7 महीने पहले, 7-8 महीने पहले, तो मैंने एक कोर्स किया, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दी थी। तो ऐसा हो गया था कि मैं CSS की भी बहुत सारी चीज़ें भूल गया था। CSS भी मुझे सही तरह यूज़ नहीं करनी आ रही थी, कस्टम CSS। बूटस्ट्रैप की क्लासेस तो आप छोड़ ही दें, बूटस्ट्रैप की क्लासेस तो अपडेट होती रहती हैं और उसमें चेंजेस आती रहती हैं, तो उसमें आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं कि आप उसमें भी सीखने के बाद भी जो है, समझाते हुए, किसी को समझाते हुए थोड़ा सा
अटक जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं कहीं अगर अटकता हूँ तो ऐसा नॉर्मल है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे ये चीज़ सही तरह नहीं आती, लेकिन होता है ऐसा कि आप बहुत सारी चीज़ों में अटक जाते हैं समझाते हुए। लेकिन यही लर्निंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आप समझाते हुए भी सीखते हैं और सीखते हुए तो आप सीखते ही हैं। तो जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, वो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हों, आपको चीज़ों पे और ज़्यादा अच्छी अच्छी नो हाउ हो और आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सर्चिंग करें। सर्चिंग इस तरह होगी कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें। यूट्यूब पे बेतहाशा ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, गूगल्स पे हमारे पास बेतहाशा चीज़ें मौजूद हैं। तो जितनी ज़्यादा आप रिसोर्सेज यूज़ करेंगे लर्निंग के लिए, जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में जिस तरह आपके पीयर्स हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें, साथ मिलकर देखें, साथ मिलकर डिस्कशंस करें। या अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपको क्लियर ना हो रही हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेरीज दें अपनी, तो इससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ देखी थी, प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो रही है, और मुझे बदकिस्मती से 2-3 ऑडियोज़ भी रिसीव हुई और मैसेजेस भी आए प्राइवेट में कि इसका जो सर्टिफिकेट है या नहीं। क्योंकि हमने ये शुरू जब किया तो हमने कोर्स के हिसाब से इसको शुरू किया हुआ है, और हम क्लासेस के वाइज जा रहे हैं। ये हमारी जो है व्हाट्सएप पे एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, हमारे क्लासरूम पे भी ग्रुप है। तो सर्टिफिकेट क्या आया कि सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए, वेब डेवलपमेंट हो गई या कोई भी ऐसी स्किल बेस्ड चीज़ हो गई, इसमें से आपका सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता। आपको काम कितना अच्छा आता है वो मायने रखता है। अगर आपको काम नहीं आता होगा और आपके पास किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का भी सर्टिफिकेट होगा, तो वो किसी मायने नहीं रखता। वो एक इट्स अ पीस ऑफ पेपर, जो कि एक रद्दी के बराबर है। इसलिए आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा आपको चीज़ें बनानी आती होंगी, और जितनी ज़्यादा आपको टूल्स को यूज़ करना आता होगा, जितनी ज़्यादा आपको रिसोर्सेज यूज़ करनी आती होंगी, उतने ज़्यादा आप इस चीज़ में अच्छे होंगे और आपको सर्टिफिकेट की नीड नहीं होगी। ये शायद मैंने बात शुरू में ही बताई थी कि मेरे पास वेब डेवलपमेंट का सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट है, और वो भी सर्टिफिकेट मुझे इसलिए मिला था क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्स किया था एक, तो मुझे वहाँ से सर्टिफिकेट मिला था। लेकिन उसके बाद मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और जब भी मैंने किसी के लिए काम किया है, या जब भी मैंने किसी कंपनी के लिए किसी को ईमेल किया है, या अपनी जो वर्क की जो पोर्टफोलियो है वो शेयर की है, तो उसने मुझसे ये नहीं कहा कि आपने कहाँ से कोर्स किया है या आपका सर्टिफिकेट कहाँ है, क्योंकि सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता। आप अगर अपवर्क पे काम करते हैं, फाइवर पे काम करते हैं, फ्रीलांसर पे काम करते हैं, पीपल पर आवर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ से आपको जो भी क्लाइंट मिलेगा वो आपको बोलेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे इसका सोल्यूशन बताएं। वो ये नहीं कहेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट का एक जो बहुत सा कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड्स में बिठाया गया है कि सर्टिफिकेट होगा तो सब कुछ होगा, शायद ऐसा कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट इज़ अ पीस ऑफ पेपर। अगर आपको स्किल्स बहुत अच्छी आती हैं तो आपका सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता। मैं यहाँ पर एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा है, और तकरीबन उसको 2.5 साल हो चुके हैं। तो उसने जब कोर्स किया तो उसने एक इंस्टीट्यूट से करा, जिसका मैं नाम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकता। उसने वहाँ से 6 मंथ का कोर्स लिया, और उसने 4 मंथ में ही वहाँ से ड्रॉप कर लिया, मतलब उसने कोर्स पूरा नहीं करा और सर्टिफिकेट वहाँ से नहीं लिया। उसके बाद उसने एक इंटर्नशिप करी। एक इदारा है, वेलफेयर वेलफेयर इदारा है, उसकी उसमें जाके उसने इंटर्नशिप करी। तो इवन के इंटर्नशिप में भी उससे उसका सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। उससे सिर्फ ये मांगा गया कि आपने जो सीखा है वो बस हमें काम दिखाएं कि आपने सीखा क्या है। उसने अपनी पोर्टफोलियो वहाँ पर शो करी और उसको इंटर्नशिप ले लिया। 6 मंथ की इंटर्नशिप उसने वहाँ पर करी, और उसके बाद जब उसने 6 मंथ की इंटर्नशिप करी, तो आज उसको 2.5 महीने हो गए हैं। ये मैं आपको काफ़ी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ। तो आज वो प्रोफेशनल बंदा है, और उसके बाद ना कोई सर्टिफिकेट है, और इवन कि उसने जहाँ से इंटर्नशिप करी उसने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी नहीं लिया। तो मज़े की बात तो ये है कि लोग कोर्स के सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, उसने इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट कभी नहीं लिया। उसने उसके पास इंटर्नशिप का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेट काम का नहीं है। उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम बोलता है। जब आपका काम बोलता है तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। तो सर्टिफिकेट का छोड़ें सोचना, अगर आपको काम आता है तो आपके लिए सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता। ये एक छोटी सी बात थी, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो या मैंने कोई बात गलत की हो तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, कॉन्टैक्ट अस और फुटर का हमने कॉन्सेप्ट समझा है यहाँ पर, और देखा कि हम अपने रिस्पॉन्सिव फुटर और कॉन्टैक्ट अस किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज का आपको ये फोल्डर नज़र आ रहा है, तो ये मैं इसको जनरेट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह मैंने ये सारी कोडिंग्स अपने पास लिखी हुई हैं, तो इसी तरह मैं इसको भी जनरेट कर रहा हूँ। जैसे ये भी कंप्लीट होगा
हम ये पूरा एक वेब पेज है, रिस्पॉन्सिव वेब पेज है, हम इसको देखेंगे कि हम अपनी एक पूरी वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, जब हम अपना, और इसमें टॉपिक्स हैं, ये हमने कॉन्टेक्ट अस, फुटर, ग्रिड सिस्टम और नैव बार रिसोर्स, ये हम 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अभी बहुत टॉपिक्स हैं, हमने CSS की और बूटस्ट्रैप की और बहुत सी सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। उसके बाद हम अपने इस फोल्डर पे आएंगे। इस फोल्डर में आपने अपनी जो भी चीज़ हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप से, वो सब हम इसमें निचोड़ कर, जैसे हमने कंक्लूजन लेक्चर्स बनाए थे उसी तरह हम ये बनाएंगे। इसका एक अलग से टॉपिक, इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक की, और फिर आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि एक वेबसाइट किस तरह से जनरेट होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप हमारे लेक्चर वापस देख सकते हैं, वापस रिपीट देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।